हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ब्राइट स्पॉट में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे 1830 से 1848 तक अलग अलग देश एक नेशन फॉर्म कर रहे थे, माने खूब सारा रेवोल्यूशन हुआ और नेशन का क्रिएशन हो रहा था। और इस वीडियो में हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जर्मनी, इटली और आपका इंग्लैंड, जिसको यूके बोला जाएगा, उनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे मिलिट्री या आर्मी का यूज़ करके हम लोग एक नेशन बना सकते हैं या फिर राजा को हटा सकते हैं। ओके, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यस, तो मेकिंग ऑफ जर्मनी, मैंने सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्मनी के बारे में। कि जर्मनी का कहानी स्टार्ट होता है मिड ऑफ 19th सेंचुरी, मीन्स 1848 से, जब मिडिल क्लास जर्मन है ना अवेयर हो जाते हैं, माने उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, और ऑब्वियसली जब नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी तो वो लोग डिफरेंट रीजन को क्या करेंगे, जो जर्मन के स्टेट्स है उनको यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियस है कि जब यूनाइट करेंगे तो वो लोग एक पार्लियामेंट का डिमांड कर रहे होंगे। पार्लियामेंट के डिमांड से ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग को अब ये छूट मिल जाएगा, ये आज़ादी मिलेगा कि अपने मेंबर्स को इलेक्ट करें, है ना, मतलब डेमोक्रेसी आ जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। और आर्मी, है ना, आर्मी और मोनार्की का यूज से, ठीक है, पूरा का पूरा जर्मनी को एक किया जाता है। तो इसके जो हीरो होंगे वो होंगे ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने ही पूरा का पूरा पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से जर्मनी को एक किया। बताना चाहेंगे आप लोग को कि ये जो पर्शियन आर्मी थी, या फिर पर्सिया के बारे में थोड़ा बताते हैं कि पर्सिया जो है जर्मनी का ही पार्ट है। अब अभी पर्सिया का कोई एग्जिस्टेंस ना के बराबर है। इसका मोस्ट ऑफ का हिस्सा जर्मनी में आ गया है, कुछ हिस्सा रसिया में है और कुछ आपका पोलैंड में है। ठीक है, और कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेट में बट गया है। तो ये पर्सिया जो था लिबरल विचारधारा का था, जबकि ऑस्ट्रिया कंजर्वेटिव। मैं क्यों बता रहा हूँ दोनों के बारे में, क्योंकि जर्मनी पे इन दोनों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक, तो बिस्मार्क साहब क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि भैया हमको जर्मनी को एक करना है, और एक करने के लिए वो को आर्मी का यूज करते हैं, है ना। और पर्शियन किंग से ये परमिशन ले लेते हैं कि हमको जर्मनी को एक करना होता है। ठीक है, तो वो अलाउ करते, और इसी के साथ स्टार्ट होता है वॉर। बट वॉर के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा जमा करते हैं पहले, खूब सारे टैक्सेस बढ़ा के, है ना, अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा के पैसा जमा करते हैं। और मजे की बात ये है कि इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि लोग इसके विरोध में भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद 3 वॉर होता है, 60 साल तक ये वॉर चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट होता है वॉर 1864 से और खत्म होगा 1871 पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वॉर स्टार्ट करके, और सबसे पहले ऊपर में जो है ना डेनमार्क होता है उससे युद्ध होता है फॉर 8 मंथ, और 8 मंथ में कहानी खत्म। किसका, डेनमार्क का। ओके, देन आफ्टर अगला जो रोड़ा होता है वो होता है ऑस्ट्रिया, जो कि लगभग साउथ में है। और इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो है फुल्ली कंट्रोल कर रहे थे पूरी साउथ को। तो बिस्मार्क, है ना, बुद्धि से, अपने चालाकी से क्या करते हैं कि उनको उकसाते हैं और फिर उन पर अटैक करते हैं और कहानी खत्म। बताना चाहेंगे ये उकसा के इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि जो पर्सिया है वो बहुत ही लिबरल था, है ना, और ये बिस्मार्क बहुत ही कंजर्वेटिव, माने सब चीज करेंगे ये अब जर्मनी को एक करने के लिए, चाहे पावर का यूज करना हो या कुछ भी यूज करना हो, ये करना चाह रहे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बात है। तो ये सब के बाद बिस्मार्क फटाफट इसको किसी तरह से एक कर देते। देन आफ्टर जो एक लास्ट रोड़ा था वो था इधर फ्रांस का, जो कि भविष्य में जर्मनी के यूनिफाई को तोड़ सकता था। तो अब वेट कर रहे थे कि जर्मनी भी अटैक करे, फ्रांस भी अटैक करे जर्मनी पे और उसका भी खेल खत्म हो जाए। तो बहुत मुश्किल से इनको उकसाया जा रहा था। ठीक है,
वहाँ के राजा उस समय नेपोलियन क्रीक थे, उनको उकसाया गया, बहुत उकसाया गया, बट वो नहीं मान रहे थे, ठीक है, वो वॉर नहीं कर रहे थे। तो अचानक से क्या होता है, फ्रांस के बगल में ही स्पेन होता है, वहाँ पर कक्का पलट हो जाता है, माने वहाँ पर राजा चेंज हो जाता है। तो जैसे ही राजा चेंज होते हैं, ये बिस्मार्क क्या करते हैं कि वहाँ पर अपना आदमी भेजते हैं और फटाक से दोनों तरफ से फ्रांस अब गिर चुका है और फ्रांस अल्टीमेटली वॉर करता ऑस्ट्रिया पे और आसानी से विद इन 6 मंथ फ्रांस को हरा दिया जाता है और जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और 1871 में ये प्रोसेस खत्म होता है, माने कि जर्मनी फ्रांस हार जाता है और जर्मनी की जीत होती है। और इसी के साथ वहाँ पर जर्मन एम्पायर बनाया जाता है केजर विलियम वन को, जो पर्सिया के किंग थे, ठीक है। इसके बाद जो भी टैक्सेस बढ़ाए गए थे या फिर जो भी बैड चेंजेस थे, जिससे सोशलिस्ट लोग जो जर्मनी में थे उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, तो उनको खुश करने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाए गए, है ना। जैसे करेंसी, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा किया गया, लीगल जुडिशियल सिस्टम को अच्छा किया गया, हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा किया गया, है ना, लोगों के भलाई के बारे में सोचा गया। और इस तरह से काफ़ी अच्छे से यूनिफिकेशन के बाद वहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस या इम्पैक्ट हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जर्मनी यूनिफाई हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो इसकी यूनिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग को फिर से जाना होगा 19th सेंचुरी में, है ना। ऑब्वियस है, यहाँ भी नेशनलिज्म काफ़ी तेजी से बढ़ गया था, ठीक है। अब जो इटली था ये जर्मनी के जैसा नहीं था, इटली 60 भागों में या फिर 7 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें कि एक जो मेन स्टेट था वो था सार्डिनिया पिडमॉन्ट, और यहीं से रूल कर रखा आपके इटली के प्रिंसली हाउस लोग। बाकी सब हिस्सा में अलग अलग पोप्स कहीं पे रूल कर रखे, कहीं पे ऑस्ट्रिया का रूल था, कहीं पे अलग अलग राज्यों का रूल था, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि यहाँ बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज का माने कि बहुत अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती, माने कोई भी कॉमन फीलिंग्स ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर थे, है ना, यहाँ के सार्डिनिया पिडमॉन्ट के, वो थे कैवोर, ठीक है। अब ये कैवोर ही आगे चल के यूनिफिकेशन का जिम्मा उठाएंगे और, है ना, फ्रांस को हरा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि फ्रांस ऊपर वाले पार्ट माने नॉर्थ में इटली को कब्जा किए हुए था। तो फटाक से उन्हें हराते हैं 1859 में, है ना, फोर्स माने आर्मी का उपयोग से, ठीक है। इधर नॉर्थ में अब वो जीत चुके हैं। वहीं अब साउथ का जब बात हुआ तो साउथ में स्पेनिश रूलर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो उसको हराने के लिए एक और इंसान आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे, गुजिप गैरिबाल्डी, ठीक है, जो 1860 में अटैक कर गए कहाँ पे, स्पेनिश रूलर पे, जो कि साउथ में रूल कर रहे थे लोकल पीजेंट के हेल्प से, है ना। लोकल पीजेंट हो गया, पीजेंट होगा, ठीक है, पीजेंट माने छोटे किसान, उनका हेल्प से अटैक करके और स्पेनिश रूलर को हरा के, ठीक है। और इसी के बाद 1861 में विक्टर एनामेल II को इटली का किंग बनाया जाता और इटली यूनाइटेड हो जाता, ठीक है। ये था आपका इटली का कहानी, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन यूनिफिकेशन का, ठीक है। तो ब्रिटेन यूनिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए कि यहाँ पर का जो स्थिति था वो इटली और आपका जर्मनी से अलग था, ठीक है। 18th सेंचुरी का कोई भी ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, ठीक। यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते थे, वेल्स, स्कॉट या फिर आयरिश, ठीक है। हाँ, 2 मिनट। और इंग्लैंड जो है ताकतवर बन जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा अचानक से, वेल्थ से और इम्पोर्टेंस से, क्योंकि ये बहुत सारे देशों को क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ग्रोथ स्टार्ट हो चुका होता है ना, आपको पता होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले यहीं आया, तो ये बहुत ताकतवर बन चुका होता है। और अचानक से पार्लियामेंट को सीज करता है 1688 में, और, है ना, मोनार्की वहाँ पे समाप्त, ठीक है। और इंग्लैंड एक
नेशन स्टेट बन चुका है। कब? 1688 में। अब एक एक्ट ऑफ यूनियन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिसके तहत स्कॉटलैंड को इंग्लैंड अपने में मिला लेकर, है ना, बाय यूजिंग फोर्स, ठीक है। और इसी से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। या अब आप देखो कि ये सब के बाद एक और जो पार्ट को मिलाया इंग्लैंड ने वो था आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड जो है 2 भाग में बटा हुआ था, माने 2 तरह के इथनिसिटी थे वहाँ पे, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट, ठीक। अब क्या किया इन्होंने कि प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर दिया, है ना, सपोर्ट का गॉड सपोर्ट होगा, ओके, है ना, सपोर्ट कर गया इंग्लैंड ने। अब बोला कि हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कैथोलिक सबको भगा देते हैं हम लोग मिलके, ठीक है, और इनको भगा के हम लोग यहाँ पे रूल करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इनने चाहा, ठीक, और फाइनली इनको हरा दिया गया। और जैसे ही ये खत्म हुए, अब प्रोटेस्टेंट को ये ब्रिटिश ने या इंग्लैंड ने हरा दिया, और इस तरह इंग्लैंड भी इनमें आ जाता है, मिल जाता है, और 1801 में फोर्सली यूके में इसे डाल दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों मिलके ब्रिटेन का फॉर्मेशन करता है, और फिर ब्रिटिश का अपना एक फ्लैग बनता है ना, यूनियन जैक, जो कि आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कैसा होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक। नेशनल एंथम हुआ उनका, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, है ना। उम्मीद करता हूँ आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, ओके।